इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन की। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अवैध अतिक्रमण और सड़क चौड़ीकरण की राह में आने वाले निर्माण को एक एक करके हटाया जा रहा है। और वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अब तक 70 से ज्यादा मकान और जो भवन है उसे जमींदोज किया गया है। तो वहीं पर पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के अवैध कार्यालय पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला और हापुड़ में सपा नेता के अवैध आलीशान मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इस वक्त जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर गरज रहा है वो है वाराणसी का दाल मंडी। दाल मंडी कभी पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह बाजार खत्म होता नजर आ रहा है। दुकानों की जगह अब जगह जगह मलबे का ढेर हर तरफ दिख रहा है। हथौड़ों की गूंज और बुलडोजर की गर्जना सुबह से शाम तक दाल मंडी में गूंजती है। 187 मकानों को चिन्हित किया गया, जिसमें 70 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। जून तक टारगेट पूरा करना, यानी सभी 187 मकानों को जून के आखिर तक हटाना है। लेकिन अभी आधा काम ही लमसम आधा ही हो पाया है, क्योंकि काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा है प्रशासन को। उसकी वजह यह है कि दाल मंडी एक बहुत ही बिजी इलाका और बहुत कारोबार का एक बड़ा हब रहा है बनारस का। तो वहीं हापुड़ में समाजवादी पार्टी नेता अयूब सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। हापुड़ में सपा नेता अयूब सिद्दीकी ने तालाब पर अवैध मकान बना रखा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। अब इसके बाद से समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष आमने सामने है। सपा नेताओं का आरोप है कि प्रशासन विपक्ष से जुड़े लोगों और अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं हापुड़ की, जहां पर अयूब सिद्दीकी सपा नेता हैं, उनके अवैध घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन को कब्जाने के बाद यहां पर यह मकान बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर के जरिए इस मकान को गिराने का फैसला किया। अब जैसे ही कार्रवाई हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। और विपक्ष का यह कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी इस वक्त खासतौर पर विपक्षी नेताओं और मुस्लिम समुदाय के ऊपर इस तरह की कार्रवाई को कर रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल से इस पूरे मकान को जमींदोज किया जा रहा है। और आरोप यही है कि तालाब की जमीन को भरवाकर यहां पर ये अवैध मकान बनाया गया है और बड़ी तादाद में यहां पर फोर्सेस तैनात की गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। उधर दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर मकानों को ढाया जा रहा है, तो वहीं पीलीभीत और हापुड़ में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। हापुड़ में सपा नेता अयूब सिद्दीकी के मकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया, जिसे अवैध बताया जा रहा था। आलीशान मकान मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि सपा नेता अयूब सिद्दीकी ने तालाब पर अवैध कब्जा कर लिया और उस पर मकान बना रखा था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। वाराणसी की दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण अभियान की जद में अब 6 मस्जिदें भी आ गई हैं। इन सभी मस्जिदों पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने जल्द से जल्द मस्जिद कमेटी को मस्जिद शिफ्ट करने का आदेश दिया है और जल्द ही इस पर प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू कर सकता है। इस दौरान दाल मंडी में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती भी की गई है। जिन 6 मस्जिदों को तोड़ा जाएगा उनमें लंगरे हाफिज मस्जिद है, संगमरमर वाली मस्जिद है, अली राजा खान मस्जिद है, निसारन मस्जिद, शाह और करीमुल्ला बेग मस्जिद भी शामिल है, जिन पर बुलडोजर चलेगा। तो ये 6 मस्जिद हमने आपको बताया है जो दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत आ रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए फैसला लिया गया है। और तमाम मस्जिद कमेटियों से ये कहा गया है कि वो मस्जिद को शिफ्ट करें। तो आपको वो 6 मस्जिद एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन से हैं जो बुलडोजर की जद में आने जा रहे हैं, क्योंकि दाल मंडी में जो सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है उसमें आ रहे हैं लंगड़े हाफिज मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, करीमुल्ला बेग मस्जिद, शाह मस्जिद और निसारन मस्जिद। ये वो 6 मस्जिद हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चलने का अब खतरा पैदा हुआ है। और इसके बाद इन 6 मस्जिद के जो काम देखते हैं या फिर यहाँ से जो कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बताया गया है कि तुरंत वो जो 6 मस्जिद हैं इनको शिफ्ट करें। अब चौड़ीकरण के ही जद में ये 6 मस्जिदें आ रही हैं और इनके ऊपर बुलडोजर चलना अब तय हो गया है, क्योंकि 187 मकानों को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। उसके दौरान ही ये 6 मस्जिद आ गए हैं जिनको हटाने के लिए अब बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। और उससे पहले मस्जिद कमेटी को ये हिदायत दी गई है कि वो मस्जिद को शिफ्ट कर लें और दूसरी जगह पे अपनी मस्जिद को लेकर जाएं, ताकि आने वाले वक्त में जब ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो तो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, ना ही कोई विवाद खड़ा हो।
अब अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। चंदौली के बाद पीलीभीत में भी प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के अवैध कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया है। खास बात यह भी है कि ये भवन कुछ वक्त पहले तक कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। नोटिस देने के बाद जब कार्यालय को खाली नहीं किया गया तो प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चला दिया। इससे पहले चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यालय समेत 300 दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, उसे अवैध बताते हुए। इस एक्शन के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जब सपा सरकार आएगी तो बीजेपी के अवैध कार्यालयों पर बुलडोजर चलेगा। अखिलेश के इस बयान के बाद अब पीलीभीत में प्रशासन ने सपा के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ पीलीभीत और एक तरफ चंदौली की तस्वीर। इन दो जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया, उसे अवैध बताते हुए उसे ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चंदौली से पीलीभीत तक इस वक्त बुलडोजर जो है वो गरज रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यालय, इसके अलावा कुछ दुकानों को भी बुलडोज किया गया है। ये आरोप ये है कि ये ऑफिस जो है वो अवैध था, अतिक्रमण करके इसे बनाया गया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंदौली की है, जहां पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी इस अवैध ध्वस्तीकरण के काम में आ गया, जहां पर अवैध मकानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और बताया जा रहा है कि जो ये दफ्तर बनाया गया था समाजवादी पार्टी का, वो अवैध था, यानी कि ये ज़मीन कब्जा करके इसके ऊपर ये इमारत खड़ी की गई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से जो ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है उसकी जद में ये दफ्तर भी आ गया समाजवादी पार्टी का। नगर निगम की ओर से लगातार इस वक्त चंदौली में उन इलाकों में ये कार्रवाई की जा रही है जहां पर बड़ी शिकायतें मिली थी कि यहां पर सरकारी ज़मीन कब्जा किया गया है, उसके ऊपर इमारतें बनाई गई हैं। तो उसी के जद में ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी आ गया, जिसके बाद इसे हटाने का काम शुरू हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त पीला पंजा इसी तरह से गरज रहा है। हापुड़ से लेकर चंदौली तक ये देखने को मिला है। वाराणसी में भी इस वक्त इसी तरह से जो अवैध कब्जे उनको हटाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के होशियारपुर से है। बोरवेल में गिरे एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 9 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मासूम बच्चे को बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि बच्चा खुले हुए बोरवेल में गिर गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बच्चे को निकालने में लगे रहे। बच्चा करीब 30 फीट गहराई पर जाकर फंस गया था। ये काफ़ी गहरा बोरवेल था, लेकिन बच्चा 30 फीट पर फंस गया था और कई जेसीबी मशीनों के जरिए खुदाई करके बच्चे को आखिरकार सकुशल बाहर निकाल लिया गया और उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चा ठीक है, बच्चा स्वस्थ है और उसके बाहर निकलने के बाद सारी एजेंसीज के लोगों ने, परिवार ने राहत की सांस ली। तो ये तस्वीर आप पंजाब के होशियारपुर की देख रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा है। गांव का एक बच्चा इस बोरवेल में गिर गया और 30 फीट पर जाकर के वो बच्चा फंस गया। तो बच्चे की उम्र करीब 3 बरस बताई जा रही है और 9 से 10 घंटों की मेहनत के बाद बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये एक बड़ी कामयाबी रही। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गांव के लोग, तमाम लोग इकट्ठा रहे और सबकी मेहनत के बाद बच्चे को जब सुरक्षित उसमें से निकाल लिया गया तो जाहिर है सबके चेहरे पर खुशी थी। सब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक पाइप के जरिए बच्चे तक ऑक्सीजन का पहुंचाया जाना, कैमरे से बच्चे की लोकेशन को पता करना कि वो बच्चा कहां पर एग्जैक्ट फंसा हुआ है और उसके बाद पैरेलली जो एक जेसीबी के जरिए गड्ढा खोद करके उस बच्चे तक पहुंचना। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब खुदाई होती है तो उस वक्त मिट्टी बीच बीच में दरकती है और काम जो है वो मुश्किल होता जाता है। अगर बलुई मिट्टी है किसी इलाके की तो ये काम और मुश्किल होता है, लेकिन एजेंसीज का काम उस बच्चे को बचाना था और एजेंसीज ने मेहनत से, मशक्कत से, कड़ी मेहनत के बाद उस बच्चे को जिंदा सकुशल निकाल लिया। ये सब के लिए बड़ी राहत की बात रही। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 9 घंटे तक ये मासूम बच्चा इस बोरवेल में फंसा रहा और 30 फीट की गहराई पे जाकर ये बच्चा अटक गया था और यही वजह रही कि 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस बच्चे को बाहर निकाला गया और उसकी जान को बचाने में ये कामयाबी मिली।
और हरियाणा के करनाल से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक महिला क्लर्क को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई और ये बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के करनाल से। महिला क्लर्क घर के बाहर मौजूद थी जिस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लंच ब्रेक पर वो घर आई थी और घर के बाहर खड़ी थी, तभी बाइक सवार शूटर ने उनके सिर के पीछे से गोली मार दी। डिंपल अरोड़ा बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात थी। वो कर्मचारी यूनियन की प्रमुख भी थी। पुलिस को शक है कि पुरानी रंजिश में डिंपल अरोड़ा की हत्या हुई है। आरोपी हेलमेट पहने था। वो बाइक से डिंपल अरोड़ा के पीछे आकर खड़ा हुआ और बाहर पहुंचते ही उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये गोली मारी। ये देखिए, महिला अपनी स्कूटी के पास खड़ी है, पीछे से शख्स आया, उसने पीछे से जाकर सीधे सिर पर बंदूक टिकाया और ट्रिगर दबा दिया और मौके पर ही डिंपल अरोड़ा की मौत हो गई। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सीधा जब आपके पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी सिर पे टिका के गोली मारी जाती है तो ये कितना खतरनाक और भयानक है कि इसमें बचने की गुंजाइश नहीं बचती है। और इसका इरादा, जो हमलावर था उसका इरादा भी था कि उसे मौत दी जाए, हत्या कर दी जाए। और देखिए किस तरह से दिन दहाड़े करनाल में यह घटना हुई है। महिला अपने घर के बाहर मौजूद थी, अपने स्कूटी पे सवार या फिर बैठने जा रही थी या उतर रही थी। ठीक उसके पीछे से वो शख्स आया, हमलावर। हेलमेट पहन रखा था उसने ताकि उसकी जो पहचान है वो जाहिर ना हो, और उसने बंदूक से सीधा सिर पे गोली मारी और मौके से फरार हो गया। और ये जो तस्वीर है ये बताता है कि आखिरकार ये जो शख्स था ये पूरी तरह से सुनिश्चित था कि उसको, इस महिला को मौत के घाट उतारना है। और उसको इस बारे में पता भी था कि वो कितने बजे अपने घर जाती हैं लंच ब्रेक के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो पीछा करते हुए आया है उससे साफ जाहिर होता है कि उसे पता था कि अपने टारगेट को किस तरह से हिट करना है। और क्या ये कोई पेशेवर हत्यारा है जिसे सुपारी दी गई थी? अब पुलिस का तो ये कहना है कि कोई पुरानी रंजिश हो कि जिस वजह से उनके ऊपर हमला किया गया, यानी कि डिंपल अरोड़ा को मारा गया। ये बिजली विभाग में काम करती थी क्लर्क का, और साथ ही जो यूनियन है कर्मचारियों का उसमें भी शामिल थी। आगे बात करते हैं हम लखनऊ की। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बीएससी फाइनल ईयर की एक छात्रा को फोन किया और उससे अश्लील बातें की। छात्रा से अश्लील बातें करने के 2 ऑडियो क्लिप्स आए हैं सामने। छात्रा ने ये दोनों ऑडियो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिए हैं और एक ऑडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पेपर आउट करने की बात कर रहे हैं। मेन सब्जेक्ट और इलेक्टिव दोनों पेपर लीक करने का दावा प्रोफेसर ने फोन कॉल पर छात्रा से किया। अब कोर या मेन सब्जेक्ट और इलेक्टिव दोनों पेपर लीक कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस प्रोफेसर से पूछताछ कर रही है और जो 2 ऑडियो क्लिप्स हैं वो छात्रा की तरफ से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपे गए। तो ये बेहद गंभीर मामला। एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक छात्रा से अश्लील बातें कर रहा है और उसको एक तरीके से एग्जाम में पास करने की मदद की बातें कर रहा है और पेपर उसने लीक भी कर दिया। ये भी बात सामने आ रही है इन जो ऑडियो क्लिप्स आई हैं, और इसके बाद प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ के प्रोफेसर पर एक छात्रा से अश्लील बातें करने का फोन पर आरोप है और एग्जाम पेपर आउट करने की बात भी उसने फोन पर की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का यह प्रोफेसर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर यह एक गंभीर आरोप लगाया जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, आपके पास फिलहाल क्या ताजा अपडेट है इस पूरी घटना के बारे में? आखिरकार पुलिस को छानबीन में क्या क्या और पता लगा है? देखिए 24 घंटे का जो टाइम है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दिया है इस पूरे मामले में जांच करने, एक्शन लेने और उसके बाद आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए। लखनऊ पुलिस, जो कि हसनगंज क्षेत्र में आता है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का एरिया, लखनऊ पुलिस ने फिलहाल आरोपी प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें भी इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए पेपर को आउट कर लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वो पेपर आउट हुआ है, क्या वो पेपर कुछ लोगों के
पास पहुंचा है, क्या वो पेपर कुछ और लोगों के भी कब्जे में आया है, इस बात को लेकर के न सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल इंक्वायरी होती है वो चल रही है, बल्कि लखनऊ पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन अभी तक की जांच में गनीमत यह है कि कम से कम कोई भी पेपर जो आउट हुआ हो वो किसी भी छात्र छात्रा के पास या किसी भी ऐसे लोगों के पास नहीं है जिनके पास ये पेपर पहले से होना चाहिए था। इसी वजह से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है और आरोपी प्रोफेसर को लखनऊ पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में एक प्रोफेसर द्वारा एक छात्रा को कॉल करना, उससे इस तरीके की अश्लील बातें करना, उसको ये बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए पेपर निकाल लिया है, ये दिखाता है कि वाकई में कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि वाकई में शिक्षा के मंदिर में इस पूरे मामले में न सिर्फ अपनी मान मर्यादा खराब कर रहे हैं बल्कि शिक्षा के मंदिर को भी पूरी तरीके से कलंकित कर रहे हैं। इसीलिए इस मामले में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो 24 घंटे में जैसे ही अपनी रिपोर्ट देगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में कड़ा एक्शन लेगा और योगी सरकार की तरफ से भी लखनऊ यूनिवर्सिटी को इसी तरीके का आदेश दिए गए हैं। अमित, बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरह से आगे की छानबीन हो रही है, लेकिन कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए इतने छात्रों का भविष्य भी आप सोचिए कि अंधकार में ढकेल सकता है और पेपर लीक करने के लिए तैयार हो सकता है। तो ऐसे प्रोफेसर्स अगर आपकी यूनिवर्सिटी में होंगे तो आप समझिए कि वहां पर विद्या के मंदिर में आखिरकार पढ़ाई का क्या हाल होगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नीट की परीक्षा को लेकर और नीट के पेपर लीक होने को लेकर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये छात्र संगठन है जो इस वक्त दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा देखने को मिला ही था कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं और उनके तमाम जो युवा मंच कह सकते हैं, युवा छात्र हैं, वो इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। तो लगभग दिल्ली के एनटीए दफ्तर पर इस वक्त आप देखिए कि एक और प्रदर्शन किया जा रहा है और जो झंडा यहाँ पर नजर आ रहा है वो एनएसयूआई का ही है, यानी कि जो यूथ विंग है कांग्रेस का, स्टूडेंट्स विंग है, वो इस वक्त एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कई खुलासे हुए हैं, सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जिसमें एक प्रोफेसर को भी डिटेन किया गया, उनके साथी को भी डिटेन किया गया और बताया जा रहा है कि जो प्रोफेसर कुलकर्णी है वो एनटीए की ओर से उस कमेटी का हिस्सा थे जो क्वेश्चन पेपर बना रहा था। तो ऐसे में अब एनटीए के अंदर भी वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत में साथ दिया है, उसके बारे में भी छानबीन होगी तो और चीजें पारदर्शी तरीके से सामने आएंगे। लेकिन इस बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सरकार पर हमलावर हैं और नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए इस वक्त एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संस्था है या छात्र विंग है, वो इस वक्त एनटीए दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं जहां पर इस वक्त एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है। लेकिन एक सवाल जो बहुत ही बड़ा और गंभीर है, ये प्रदर्शन पॉलिटिकल जरूर है, राजनीतिक जरूर है, लेकिन 23 लाख बच्चे जो नीट का पेपर दे चुके हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया, उनके भविष्य को लेकर के उनको दोबारा री एग्जाम देना होगा, उनका पूरा परिवार, उनको दोबारा फिर से मेहनत करनी है, उनको दोबारा वो सारा स्ट्रेस, सारा स्ट्रेन फिर से लेना है। सवाल यही है कि एनटीए जैसी एजेंसी 23 लाख बच्चों के एग्जाम को कंडक्ट आखिर फुल प्रूफ तरीके से क्यों नहीं करवा पा रही है और क्यों नहीं करवा पाती है, इसका जवाब आने वाले वक्त मिलेगा। आप ये आरोपियों के नाम इस वक्त देख रहे हैं, केमिस्ट्री के रिटायर्ड लेक्चरर हैं जो प्रोफेसर कुलकर्णी हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक किया। एक मनीषा वाघमारे उनके साथ मिलकर के अब जिन बच्चों ने मेहनत की और मैं अपनी मेहनत से बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, और जिन बच्चों को पेपर मिल गया होगा उनकी तो बल्ले बल्ले थी, चलिए वो तो बहुत ज़रूरी था कि उनके लिए रद्द होना चाहिए था। लेकिन अगर इसमें कोई और रास्ता ऐसा तलाशा जाए कि जिन्होंने इस पेपर को जिनके हाथ लीक पेपर लग गया था, उन्हीं का अगर सिर्फ पेपर रद्द होता और बाकी बच्चों का नहीं होता, क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता था? क्या और कोई रास्ता हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कोई फुल प्रूफ तरीका हो सकता है कि इस तरह के एग्जाम्स के पेपर कभी लीक ना हो? ये भरोसा बच्चों के अंदर, बच्चों के पेरेंट्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक एजेंसी जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और एग्ज़ाम हो जाने के बाद पता चला कि साहब पेपर पहले ही लीक हो चुका था। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल जो नीट पेपर लीक हुआ था उस पूरे मुद्दे को लेकर इस वक्त विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं और सरकार के ऊपर सवाल उठा रही हैं, एनटीए के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि आखिरकार उसने किस तरह से इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट किया कि पेपर लीक हो गया। और ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस के छात्र संगठन की ओर से किया जा रहा है। कुछ छात्र अपनी बात कर रहे हैं, हम सुनते हैं।